मेरे वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो लोगों के कल्याण, उनके भले, ताकि वो सचेत और जागरूक रहें के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 8 मार्च 2021। लोगों के क्वेश्चंस आते हैं और क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। मेरे जो अर्लियर सीरीज़ का टॉपिक रहा है क्लेम सेटलमेंट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर डिफ़ॉल्ट और NSE IPF में। NSE का एक लंबा प्रोसीजर रहा है, जो जहां मेरी एंगेजमेंट रही, जो मेरा केस रहा, उसमें बहुत टाइम लिया है इन्होंने। तो इस चीज़ को परसू करते हुए जब दिवाली पे कार्वी ने हमें उसके अराउंड पेमेंट्स दी, तो सेबी पे पहले ही मैंने कंप्लेंट कर रखा था। तो उसके बाद से जब NSE पे कंप्लेंट हुई, उसके बाद 20-25 दिन लगे, क्लेम किया उसमें, फिर उसके बाद इन्होंने 20-25 दिन ले लिए हैं। तो उसके बाद फिर ये जो है जनवरी 13 को रिव्यू के लिए मैंने ईमेल किया, उसमें उन्होंने फिर आगे अब 2 महीने हो गए हैं। 13 जनवरी के आसपास मैंने किया था, तो आज 8 मार्च है, लगभग 2 महीने होने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा ही लंबा लूप है जिसमें इन्वेस्टर्स पर ये भारी पड़ता है। जो NSE है उसको सभी पार्टिसिपेंट्स का देखना चाहिए और मोर सो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन ज़रूर उसमें करना चाहिए। तो मेरे पास जितने भी मेरे ब्लॉग पे कमेंट्स आए हैं, उसमें लोगों ने बताया है, कईयों का कुछ परसेंटेज ही सेटल हो पाया है, 60% हुआ है, और मेरी अमाउंट भी कुछ पेंडिंग है, जो मैं नहीं समझता हूँ कि इतने एडिक्वेट डिटेल्स और प्रूफ देने के बाद उनको ऐसे होल्ड आउट करना चाहिए। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो ये उनके रहा, और बीच में जो उन्होंने रीजनिंग्स दी वो एक बड़ी ही मतलब डॉजी रीजनिंग्स दी हैं। बात को टालना, एक ऐसी लॉजिक दे देना लोगों को कि जो अप्लाई ही नहीं होता उनके केस के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार के सिनेरियोज़ होते रहे और मैं आपको कॉल सुनवाता रहा हूँ और लोगों ने भी कमेंट्स में बताया है। तो इस प्रकार से अगर देखिए, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी हम ईमेल में उनको करते हैं। मैंने कम से कम 20 रिमाइंडर्स भेज चुका हूँ उनको। मैं हर स्टेज में मैंने हर दूसरे दिन रिमाइंडर भेजा, या हफ्ते का 1 या 2 रिमाइंडर्स करते करते हर स्टेज पे मेरे 25-30 रिमाइंडर हैं। अब रिव्यू पर भी मेरे 20-25 ईमेल रिमाइंडर जा चुके हैं विद कंप्लीट डिटेल्स। तो उसके बाद ये रिस्पांस है। हफ्ता ले लेता आदमी, ईमेल है, एक मीटिंग होनी है, ईमेल में सारे डिटेल्स हैं, सिस्टम है, घर से बैठ के आप ओपन कर लीजिए, 24/7 लोकेशन इंडिपेंडेंट इंटरनेट सिस्टम्स हैं। आपने डाटा देखना है, जो कंप्लेंट की है जिस बंदे ने, फटाफट आपको पता चल जाता है। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब ये जो आप बताते हैं, इन्होंने एक 90 डेज़ का चलाया। अब ये NSE अपने आप को डेरिवेटिव्स का वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बताते हैं। तो ऑप्शंस में होता है वो तो 30 दिन की एक्सपायरी है, 60 दिन की एक्सपायरी है, 90 दिन की एक्सपायरी है। अब जिसने कैश एंड कैरी में जो स्टॉक्स लिए हैं उसकी कौन सी एक्सपायरी है? 90 दिन पुराना स्टॉक है जी, हम सेटल नहीं करेंगे, ऐसे लॉजिक दे रहे हैं उल्टे सीधे, और नाम सेबी का बता दे रहे हैं, जबकि सेबी ने ऐसी कोई रेगुलेशन जो बता रखा है, उन्होंने सेबी का सर्कुलर कोट किया है, उसमें वो बताया ही नहीं है, वो चीज़ें मैंशनड ही नहीं है। और अपनी कौन सी पॉलिसी, डेंगलिंग पॉलिसी है, कोई बना के चला गया है, ऑप्शंस की पॉलिसी से कट पेस्ट की है, या क्या किया है, कहाँ से उठा के चिपका दी है, उसका कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आदमी बना के चला गया, उसकी शायद ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद देखने वाले ने देखा ही कुछ नहीं, और बस जो समझ में आया फ़ोन उठा के हेल्पलाइन पे बोलते जा रहे हैं। नेशनल हेल्पलाइन है, बताइए, सारे देश भर से उनको कॉल कर रहे हैं लोग, और एक तरह से पूरे देश को ही मैं कहूँगा कि नॉन सीरियसली उन्होंने क्या क्या बोल बोल के गुमराह करने वाली बात ही हो जाती है। या बता दीजिए कि हम चेक करके डिटेल्स बता देते हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं बस। तो मेरे ख्याल से एक नेशनल एजेंसी के लिए एक सेंट्रल हेल्पलाइन पे इतने ट्रेंड लोग तो होने चाहिए कि वो कम से कम इतनी बात तो संभाल पाएँ। तो ये है, ये हर एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है। अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ये 20 साल से पुराने हैं। पहले ओवर द काउंटर होता था, फिजिकल शेयर्स होते थे, डीमैट हुए मेरे ख्याल से 2000 से पहले के, मिड 90s के हो रखा है ये सब। और आज से मतलब 24-25 साल पुराना सिस्टम है, और ये सिस्टम्स बड़े स्टेबल चलते हैं। ये जो ऑनलाइन सिस्टम आ गए वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग तो शुरू हो चुकी है। 20-25 साल पुरानी चीज़ है ये तो। इंडिया में ही 20 साल हो गए हैं इसको हुए। तो हर साल जो है प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी सर्वर हार्डनिंग होती है, उनको सिस्टम्स को और बेहतर किया जाता है।
एनुअल बेसिस पे होता है। आप 5 ईयर्स के बाद होते हैं। एक लैपटॉप की आइडियल जो उम्र मानी जाती है 5 साल मानी जाती है। चलाने को आप 8 साल भी चला लें, और 5 साल के बाद कंपनियों में पॉलिसियाँ हैं कि वो रिप्लेस करते हैं हार्डवेयर को। तो ये रिव्यू करने पड़ेंगे आपको, सिस्टम लगातार करने पड़ते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाता है फिर, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो उनके मैनेजर्स बैठे हैं, या जो कॉम्प्रिहेंस जो कमेटियाँ बैठी हैं, वो मिल के क्या डिसीजन ले रही हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इतना डिले, और ईमेल पर रिस्पॉन्ड करने में 5 दिन का क्या मतलब है? कुछ चिट्ठी भेजनी है कि यहाँ से दूसरे दिन पहुँचेगी और फिर आप हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर रजिस्ट्री आएगी। ईमेल है 2 मिनट में पहुँच जाना है। लाइट और स्पीड से चलती है। लाइट की स्पीड से मतलब आप लेके चलें कि अगर आपका लेटेंसी है डिफरेंट नेटवर्क हॉप्स में, तो 3 सेकंड के अंदर अंदर ईमेल पहुंचनी चाहिए, 3 से 5 में। मान लीजिए कुछ और है, कोई और प्रोसीजर लगा रखे हैं, 1-2 मिनट में ईमेल पहुंच गई। आज नहीं आपने डिसीजन लिया, कल ले लीजिए, इस हफ्ते ले लीजिए, 1-2 हफ्ते में तो पूरा हो जाएगा। 2 दिन से ऊपर तो लगना ही नहीं चाहिए। आपने बुलाई, ये पेंडिंग केसेस है, अगले दिन मीटिंग बुलाई या दूसरे दिन रिव्यू कर लीजिए उसको। यहाँ तो महीने हो गए हैं। तो इस प्रकार से सुदृढ़ करने की ज़रूरत है सिस्टम को, कि ये नहीं है कि सारा देश ही बस इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन के रिजल्ट देखने में लग गया हुआ है। भैया और भी काम है, और भी सिस्टम्स को सुदृढ़ करना चाहिए। आपके जो फेल ओवर बीच में एक अभी आया, ग्लिच आया, जिसके कारण ट्रेडिंग रुक गई पूरे में, तो उसमें आपके हाई अवेलेबिलिटी डिज़ास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस तो कई दहाके पुराने हैं, अब तो क्लाउड पे भी आए हैं। तो ये आपके नेटवर्क्स अच्छे होने चाहिए, हाई जो परफॉर्मेंस इक्विपमेंट्स आपको रखनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए 5-5 साल पे, कम से कम 7-8-10 साल पे तो ज़रूर करें आप। और मेरे ख्याल होता भी होगा। और बात यही है ना कि एक गाड़ी है किसी ड्राइवर के हाथ में है और उसकी मेंटेनेंस होनी है। अगर वो आप बढ़िया से बड़ी गाड़ी एक गलत ड्राइवर के हाथ में दे देंगे तो वो तो उसको ख़राब कर ही देगा। तो बढ़िया से बढ़िया सिस्टम जो है उसमें प्रॉपरली ट्रेंड लोगों के हाथ में जाना चाहिए, और वो उसको मेंटेन रखें, उनको चलाएं। वही है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और एक बेकार एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाए तो सिस्टम फिर बैठता ही जाएगा। फिर तो उसमें क्या करना बताइए, आप खुद ही जज कर लें। मैं क्या बताऊंगा? कोई भी आम आदमी, मैं साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ, कोई भी आम आदमी इसमें से कंक्लूजन कर सकता है, खुद ही निष्कर्ष पे पहुँच सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं टाइम टू टाइम, मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ, आप सुन लें आगे। अब इस पर अब ज़्यादा कुछ है नहीं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में। जब डिसीजन आएगा तो मैं शायद एक और वीडियो बना दूंगा। पर लोगों ने बहुत इसको, मेरे अपने चैनल पे भी हैं और भी चैनल हैं, तो उन पे भी काफ़ी फॉलोअप हुआ है। उनसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ हैं, किस हालात में हैं हम लोग। आगे मैं मार्केट के हालातों पे बात करूँगा। जैसे आजकल मार्केट है, कोविड के मई 2020 से एक लो बनाने के बाद एक काफ़ी हाई पे आकर मार्केट एक जो है लेटरल फेज में चली गई है, एक प्लेट्यू पे आ गई है। तो उस टाइम पे तो पेंशन फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह ने उसको थोड़ा संभालने की कोशिश की, और उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मार्केट में काफ़ी ख़रीद हुई होगी उस लो लेवल्स पे। तो उठते मार्केट अब दुगने दामों से ऊपर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर अब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में देखें, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को अवॉइड भी करेंगे तो यहाँ से फिर लिटरल मूवमेंट ज़्यादा बनेगी। तो प्लेट्यू बनेगी यहाँ से, जहाँ तक मुझे मालूम है। और क्योंकि इससे ज़्यादा फंड्स क्या अवेलेबल होंगे, अब या तो प्रॉफिट लेके वो अपने अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे, कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से मेरे को आइडियाज़ आ रहे हैं। तो ये एक लिटरल फेज़ में प्लेट्यू की तरह मार्केट कुछ शेयर्स में घूमेगी। जो शेयर्स नहीं हो पाए हैं करेक्ट, तो उनमें जो फंड मैनेजर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, कंपनियों को उनके प्रॉपर के लिए ये एक एस्पेक्ट रहता है। तो उसमें वो चढ़ के थोड़े से शेयर बढ़ेंगे, कुछ शेयर दौड़ते दिखेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट्यू फेज़ रहेगा और लेटरल मूवमेंट रहेगी मार्केट में, थोड़ी सी हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी रहेगी, चलती रहेगी मार्केट। तो आगे हम बड़ा पॉजिटिव होते लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए एक और अच्छी एंगेजिंग कंटेंट लेके आऊँगा कैपिटल मार्केट्स के रिलेटेड भी।
तो आप देखते रहें। Hello. Yes. Yeah, this is Amitoj this side. Yes, sir. My claim number is, I received 2 emails from your office yesterday confirming on the same, right? Let me go to the email once again. Yeah. Yes, sir. So I had received email yesterday. 2 emails was given to me by this confirming that this has been there. So can you, sir, tell me, what is required from my, because I have already sent all the documents, contract notes, recently also in response to that mail. What is mentioned on your email, sir? Yeah. Dear sir, we acknowledge receipt of your complaint dated 23 February 2021. My complaint is very old. This date is not right. Against Karvi Stock Broking Limited regarding your complaint's unique reference number. Claim was inadmissible due to 90 days trading. May I know whom I'm calling? Imran. Yeah, Imran ji, I have many discussions with your department. Do you know about that? Sir, how I will know what are the discussions? No, what kind of systems are there on the call center? There is no history. There is no track. There are no comments. Sir, I can see in your implementation letter that 3465 amount was inadmissible due to 90 days trading. What 90 days trading? There was no trade in 90 days. This is the reason what they mentioned, and they have mentioned the No, boss, we don't know about my case then. You don't know about, please forward this call to some senior of yours. Right now all are busy, sir. So why are you bothering, yaar? Yesterday you guys sent me 2 emails. I have sent you n number of reminders. At least 20 reminders I have sent you. After that you send me email. Why did you send me email if there is no progress? Sir, the email is been sent that your claim has been taken for review. So that's the reminder mail. That I checked and called your this help desk many days back, month back. That was on at least 13th of January I filed for the review. On 13th of January. Review has not yet been started. It will be started in the month of March, next month. No, from 13th January, yesterday you guys sent me 2 emails. Yeah. One from default ISC at nsc.co.in, another from claim deficiency at nsc.co.in. Yeah. So I, as a matter of fact, have done a follow-up call herein to figure out if I could help you with any of the documentary cases required, because my case is 100% genuine. You guys are delaying this and are unable to take a decision on this. No more data is required from your side. Your claim has been sent to deficiency for review. So that is the only reminder mail that they have provided to you. Okay. What does that mean? This is an auto-generated mail. Those transactions who have been not accepted for 90 days trading, all their trade is, they are reviewing it. So that's the reason they have mailed to everyone. So what is this 90-day policy? This doesn't make any sense. So that's only, this is a SEBI rule. So they have been... No, this is not a SEBI rule. I have checked SEBI documentation. This is not a SEBI rule. Which document SEBI you are telling? The document you have put it on the SEBI is not mentioned any 90 days on that document. The circular is mentioned over there, sir. And I have read all the circular. There is no document. There is a video of mine on the channel. You can check the. I have a YouTube channel. I have clearly mentioned and read that circular. There is no 90-day mention in that circular. Okay, fine. You are misquoting SEBI policy. Okay. Sorry for that. Now just your case will be going to the review. Okay. आप मेल कर रहे हैं, आपने मेल भेजा है, उसका कोई मैंने ही नहीं है. मैं फॉलोअप कॉल कर रहा हूँ कि आपने ईमेल क्यों भेज दिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई मुझे डॉक्यूमेंट तो नहीं देना. आप कह रहे हो जी ऑटो जनरेटेड मेल है, उसको आप देखो ही मत. मेलें क्यों भेजते हो आप लोगों को? सर ये वही है जो 90 डेज, जिनका भी रीजन 90 डेज का. 90 डेज लेके बैठ गए हो. आपको वैसे ही घुमाना है. आपको उन्होंने ट्रेनिंग दे दी है पूरी कि वैसे लोगों को बेवकूफ बनाने बिठा दिया है.
सर मैं अभी बता सकता हूँ आपको ईमेल क्यों आया है, मैं वही रीजन बता सकता आप हूँ। बताइए। जिनका भी क्लेम है, जिनका रीजन उन्होंने 90 डेज दिया था, उनको सबको मेल गया है। तो ये आपको भी गया है क्योंकि आपका भी रीजन जो था दिया हुआ था वो 90 डेज का दिया था, ठीक है। तो 90 डेज वाले में ऐसा क्या है? मेरे को तो पॉलिसी गलत लग रही है वो। ठीक है सर, पॉलिसी गलत है, जो भी है इन्होंने जो मेंशन किया था रीजन में, उसकी वजह से आपका क्लेम जो है वो रिव्यू में ले रहे हैं, वही मेल सबको गया है, आपको भी गया है, जिनका भी तो आपने ये ईमेल में तो ये लिखा नहीं हमें, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं वो ईमेल में क्यों नहीं है? ईमेल में कुछ और लिखेंगे, हम कुछ और समझेंगे, फोन पे आप कुछ और बताओगे। कोई चीजों में समन्वय होना चाहिए कि भाई ईमेल किया है, दैट इज अ रिटन थिंग। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे है, मेरी कॉल आपकी तरफ रिकॉर्डिंग पे है ना, आपकी कॉल मेरी तरफ भी रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब आपको क्या लेना देना उससे बताइए। नहीं आप कर रहे हो ना, तो रिकॉर्डिंग बोल रहे हो ना, मैं बोला ठीक है। इंडिविजुअली आपको क्या करना है, आपके लिए ठीक बुरा आपको एनएससी के लिए जो होगा, आप पर्सनली चीजों को मत लें अपने ऊपर। थैंक यू फॉर कॉलिंग एनएससी। हेलो, ये पहले वाली कॉल मैंने 27 फरवरी के आसपास की थी और अगली कॉल जो है वो मेरी 3 मार्च के आसपास की है, उसे भी सुने आप। Hello, good morning. How may I help you? Very good morning, madam. Yes, sir, बोलिए. This is Amitosh this side. My complaint number is Yes, sir, you have provided the review claim, right? yes, my is in review. I was confirmed Yes. about that couple of weeks back. Yes. Yes, madam. Please tell me. Yes, sir. From Monday onwards, last Monday onwards, the processing of review has been started. When the processing will be completed, the final decision from the auditor will be sent to your communicating mail ID. How long it will take, madam? My review request was from 13th January. Yes, sir. But in NSC, the review request is started from last Monday onwards. Okay? So you have received the same, right? Yes, From I received email. Yeah, 2 emails. Correct. So when the processing is completed for the review, you will get another mail, sir. Okay, today morning also I have sent a reminder. Yes, sir. The processing will take some time, sir. But whenever the processing will be completed, one communicating mail will be sent to your mail ID. Okay, ma'am. Ideally, how much time shall I have as an estimate? So estimation you can take off 3 to 4 weeks. So 1 week is already gone, right? Right. Now 3 more weeks. Yes. So that's too much of a time. So that is the standard timing, sir. तो स्टैंडर्ड तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड मैडम। तब 4 वीक्स क्या देखेंगे आप उसमें? तो थोड़ा सा ही सेटलमेंट है, एक ही स्टॉक बच गया है, वो एक बार चेक करके। हेलो सर, देखिए 1 रुपए का हो क्लेम या करोड़ में हो सर, प्रोसेसिंग सेम ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ही जाएगा सर। ये तो उसमें उतना टाइम लगेगा ही सर, उतने लोगों का अप्रूवल लगता है उस चीज़ के लिए, तो स्टैंडर्ड टाइमिंग वो है सर, उतना टाइम आपको वेट करना ही होगा। चलिए ठीक है मैडम, आप जो भी बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि काम तो आप ही ने करना है, मैंने तो नहीं, ठीक तो नहीं है, पर जो भी है उसमें आप कैसे करते हैं? एक एक केस को डिस्कस करते हैं कि ये कि बैच ऑफ केसेस ले जाते हैं कि इकट्ठे जो हैं पहले वीक में ये 50-100 जाएंगे या इतने हजार जाएंगे, दूसरे में इतने? यस सर, लॉट वाइज जाते हैं सर। अच्छा जी, तो इस वीक नहीं, मेरा कितने लॉट में आ रहा है, मेरा कौन से लॉट में आ रहा है मैडम? सर आपका रजिस्ट्रेशन और हेलो जी मैडम बताइए। यस सर, आपका जो रजिस्ट्रेशन है क्लेम का वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है रिव्यू के लिए, राइट?
जी बिल्कुल। मेल कभी आया है आपको इसके रिगार्डिंग? मेल तो आया मैडम लास्ट वीक से पहले आया हुआ है। लास्ट वीक मंडे को आया था, बिकॉज हमारे एंड पे मंडे को स्टार्ट हुआ है। अगर मंडे को आपको मिला है मेल तो सर आपका सेकंड लॉट में होगा। विच मीन्स कब तक आइडियली? अब सर आपका जो मेल आया है ना, तब से 4 वीक्स का प्रोसेसिंग लेके चलिए आप। अच्छा 4 वीक्स लगेगा है ना? यस सर, करेक्ट। और कुछ तो नहीं चाहिए मेरे से आपको, है ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है मैडम। कोई गैप हो, क्योंकि मेरा जेन्युइन केस है, तो वैसे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भेज चुका हूँ ऑलरेडी, आपके पास सब है। बट स्टिल अगर Correct. कुछ आपको लगता है तो आप एक बार मुझे वो कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। वैसे कुछ रह नहीं गया है ना, ऑलरेडी नहीं आपके सर, पास। वैसे तो कुछ रह नहीं गया। ऑलरेडी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अगर एडिशनल कुछ हमको लगेगा सर तो आपको श्योरली मेल हम कर देंगे। जी ठीक है। देखिए, जो मैडम आप 90 डेज का पॉलिसी बताते हैं, वो स्टॉक्स पे कैसे लगेगी मुझे बताइए ना। स्टॉक्स तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, ऑप्शंस एक्सपायर होती हैं, 1 मंथ एक्सपायरी है, 2 मंथ एक्सपायरी है, हद से हद 3 मंथ एक्सपायरी है। और एनएससी तो जो है वो लार्जेस्ट वर्ल्ड की एक्सचेंज है इसमें, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। करेक्ट सर, ये 90 डेज का जो क्लॉज है ना, इसके ऊपर सर सेबी ने एक्शन लिया है। आप सर्कुलर भी पढ़ सकते हो उस चीज का। ठीक है, तो कौन उसका सा फिर से रिव्यू सर्कुलर कब आया ये? सर ये लास्ट मंथ ही आया, फेब में। अच्छा जी, क्या सर्कुलर आया मैडम? कि ये जो 90 डेज के क्लॉज जो लगे हैं इन्वेस्टर्स को, इनका फिर से रिव्यू में कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात की सेबी ने। ठीक है, तो सर अगर आप रिव्यू का प्रोसेसिंग नहीं करते ना, तो भी ये ऑटो रिव्यू में चला जाता सर। तो अभी उसी का प्रोसेसिंग सर चल रहा है, तो 4 वीक्स का टाइम दीजिए, आपको जो भी कम्युनिकेटिंग मेल है वो आ जाएगा सर इसके रिगार्डिंग। हाँ, ये तो अच्छा काम किया। देखिए, सेंस नहीं बनती, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ इस लाइन की पिछले 20 साल से, और मैं तो टेक्निकल कंसल्टेंट रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा काम भी करता रहा हूँ। तो इतना मेरे को मंथन करने के बाद आफ्टर एनालिसिस होता ये है कि अंदर के एडवाइजर भी पूरी तरह से नॉलेजेबल नहीं होते। एक दूसरे को ऐसे ही कुछ फटा फेंक के और फेंका फेंकी करके उसमें डॉक्यूमेंट में कभी कुछ एनालॉजी को सच्चाई मान लेते हैं, सच्चाई को एनालॉजी बना देते हैं। बहुत लोग तो भ्रमित ही हुए रहते हैं। वही हमने इतना एनालिसिस किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ किया जो कि इसी लाइन में हैं और ग्लोबल कंसल्टेंट्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं। तो उनको ये लगा कि अंदर से किसी ने, क्योंकि ये ऑप्शन आपकी डेरिवेटिव्स की एक्सचेंज ज्यादा मानी जाती है, एनएससी की नंबर 1 है दुनिया की, तो आधा अधूरा किसी ने कहीं पे फेंका फेंकी के चक्कर में रिव्यू किए बिना ही, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी है 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, 3 महीने की चल रहे हैं ना आपके यहाँ। तो वहीं पे किसी ने कुछ घुमा फिरा के वो अच्छे से डॉक्यूमेंट या पॉलिसी फिल्टर आउट नहीं हुई, और वो बस वो कहते हैं ना डैंगलिंग पॉलिसी होती है एक, कि भाई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वैसे ही छूट गई, फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया ढंग से, और बस ये वो बहुत ही लानत वाली बात थी। मतलब इट वाज अ शेमफुल थिंग टू हैव हैपेंड। क्योंकि पर मेरे को कंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इतना एनालिसिस कर रहा हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें चला देता हूँ, तो मुझे बड़ा गंभीरता से इसको एनालिसिस करना पड़ता है कि दो लोगों को एक दूरदृष्टि बनाई जाए, विजन बनाई जाए, और अगर कुछ देश में गलत हो रहा है तो उसको ठीक कराया जाए। आपको मालूम नहीं मैंने इनको कहाँ कहाँ पे डिस्कस किया। मेरे गुरु आदमी है जो कहीं कहीं दुनिया की एक्सचेंजेस में बैठे हुए हैं, तो हमने अपने तौर से डिस्कस किया कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद ये पता चला, हमें अंदाजा लगाना पड़ा कि एज ए प्राइवेट हूँ, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट का भी पार्ट नहीं हूँ, सिटीजन हूँ, तो मैं क्या मतलब इस मुल्क का तो हिस्सा ही हूँ ना। तो वो पूरा डिस्कस करने के बाद हमें ये एंटिसिपेशन लगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा हो गया है। तो ये होता रहता है, इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, आपने ये बताया, सो नाइस, मेनी थैंक्स। और कुछ मैडम? नहीं सर, आपको जस्ट 4 वीक्स वेट करना है आपके एप्लीकेशन के लिए। जी, सो नाइस मैडम, थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स। थैंक यू।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।